सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास शो शख्सियत में। इसमें हम आपको उन शख्सियतों से मिलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया होता है। ऐसा ही एक सेक्टर है रियल एस्टेट, जिसमें लोगों के सपनों का आशियाना बुनते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट से हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट सेक्टर में प्रसिद्धि हासिल करने वाले एक शख्सियत। इनका नाम है इंजीनियर सियाराम सिंह, जो कि एसआर ब्रोकर एलएलपी के एमडी भी हैं। इनकी कंपनी का नाम है एसआर ब्रोकर एलएलपी, जो बताए जाते हैं कि लीडिंग मोस्ट रिनाउंड रियल एस्टेट कंपनी से हैं और इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड भी जीते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी में और भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। हम ये जानना चाहेंगे कि आप रियल एस्टेट में जुड़े, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सियाराम सिंह है। बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। अभी लखनऊ में पिछले 20 साल से हूँ, बट रियल एस्टेट में 12 साल से वर्क कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा, मैं टेक्निकल हूँ, इंजीनियर आदमी हूँ। तो 5 से 6 साल मैंने एज ए टेलीकॉम इंजीनियर काम किया। उसके बाद हम लोगों ने रियल एस्टेट में अपना वर्क स्टार्ट किया। मैं और मेरे पार्टनर राजेश वर्मा जी ने मिलके दोनों ने 2012 से अपना एक काम स्टार्ट किया है। सर, रियल एस्टेट का सेक्टर ही क्यों चुना आपने? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट का सेक्टर पहले से प्लान नहीं था। बेसिकली मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ आपको। जब मैं जॉब में था, तो जॉब के दौरान करीब 2011 या 12 में मैंने एक प्रॉपर्टी खुद की परचेज की। उसमें हुआ क्या कि जिस डेवलपर के यहाँ से मैंने परचेज किया था प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी परचेज किया था, वो प्रॉपर्टी जब मौके पोजीशन लेने गया तो कहीं और मिली। तो मुझे लगा कि मैंने जो प्रॉपर्टी परचेज की वो तो कहीं और पोजीशन दे रहा है डेवलपर से बात किया तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो यही है, अब यहीं लेना पड़ेगा, तो मैं किसी और को बेच चुका हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियल एस्टेट में मतलब इतना बड़ा मतलब लोग अपनी अर्निंग का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से उसके साथ फ्रॉड हो जाए या फिर गलतफहमी में कोई और चीज़ दे दी जाए गलत तरीके से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड है। कोई इसमें किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है जिससे लोग जाके अपनी कंप्लेन कर पाएँ। तो उसी दौरान बेसिकली 2G स्कैम एक घोटाला हुआ था जब मैं टेलीकॉम में था, 2010-11 में, आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरी जॉब के दौरान रिलोकेशन का चल रहा था कि लखनऊ छोड़ के मुझे कहीं और जाना है। तो फिर ऐसे ही बैठे थे दोस्त के साथ, फिर हुआ कि यार मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, तो हम लोग क्यों न एक रियल एस्टेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें कोई भी लेमैन की तरह आए प्रॉपर्टी परचेज करने, तो उसको हम इनिशियल से लेके मतलब रियल एस्टेट का जो ABCD है वहाँ से लेके पूरी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे सुविधा दें। तो ये एक वहाँ से एक दिमाग में विचार आया था। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि चलो रियल एस्टेट में ही हम लोग एक अलग तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चीज़ें, ऑनेस्टली चीज़ों को सही तरीके से रखा जाए, बताया जाए कस्टमर को। बेसिकली जब आपने अपने सपनों को देखा तो उसके बाद ये मन में आया कि दूसरों को सपनों को भी सजा सकते। हाँ, जो हमने हमारे साथ चीटिंग हुई एक तरह से, जानते हुए ना जानते हुए भी, जैसे भी, लेकिन उस चीज़ को दूसरे के साथ ना हो और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जिसमें प्रोफेशनल्स जुड़े हमारे साथ और कस्टमर को सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाए लीगल तरीके से और सारी चीज़ें उसको परफेक्ट मिले, किसी तरह का फ्रॉड और चीटिंग ना हो उनके साथ। अभी तक आपने ये मोटिवेशन कहाँ स्टार्ट किया है अपना? बेसिकली हम लोग तो शुरुआत किए थे लखनऊ से ही और हेड ऑफिस तो हमारा लखनऊ में ही है। यूपी से बाहर हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं, गोवा में काम कर रहे हैं। कुछ रिनॉन डेवलपर्स हैं, उनके साथ एसोसिएट होके। और आज की डेट में हमारी टचवुड अच्छी टीम है। 15 से 20 बंदों की हमारी इन हाउस टीम है जो सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। सर, ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो बायर्स के साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है और आपकी फीचर्स के इसके लिए क्या सुझाव है, या बायर्स को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए क्या सुझाव है आपके? ये चीज़ें अभी रेरा एक नई अथॉरिटी आई है, इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 से।
तो रेरा के आ जाने के बाद से कस्टमर के साथ जो फ्रॉड होने वाली चीज़ें थी वो काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं। एक्चुअली रेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें अगर कस्टमर उनकी वेबसाइट पे जाए, पर्टिकुलर जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वहाँ पे जाए तो उसकी एक प्रोजेक्ट आईडी जनरेट होती है रेरा में। तो प्रोजेक्ट आईडी तभी जनरेट होती है कि उसके पीछे की जो चीज़ें हैं, लैंड टाइटल से लेके सारे अप्रूवल्स, एनओसी, सारी चीज़ क्लियर होने के बाद ही रेरा आईडी जनरेट होती है। तो ये कोई भी एक सिंपल कस्टमर जाए रेरा पे और प्रोजेक्ट की आईडी चेक कर ले, वहाँ पे देख ले कहाँ कि सारी चीज़ें रेरा आईडी जनरेट है और सारी चीज़ें अपलोडेड है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट फेयर है, तो फिर वो बिना डर के उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्रॉड तो काफ़ी कम तक हुआ है और कस्टमर्स को तो मैं यही कहता हूँ कि आप रेरा आईडी ज़रूर चेक करिए। जिस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं है उस पर बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करना है। जी सर, और आता है कि जैसे जो मैप की स्वीकृति लेनी होती है या और भी चीज़ें जो लीडा हो गया, एलडीए हो गया, आवास विकास हो गई और जिला पंचायत हो गए हैं, इनके बीच भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने में भी लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे में जो बायर्स होते हैं उनको होने वाली दिक्कतों से कैसे बचने के? एक्चुअली जो अप्रूवल्स का काम है, चाहे एलडीएस हुआ, आवास विकास से हुआ या जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, अप्रूवल्स का काम तो बिल्डर एंड पे होता है। कस्टमर्स को तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि कौन से जुरिडिक्शन में जो हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो किस जुरिडिक्शन में, आवास विकास के अंदर है, एलडीए के अंदर है या फिर जिला पंचायत के अंदर है, वो पता चल जाता है। और उसका सबसे सही तरीका यही है कि आप रेरा की वेबसाइट पे चेक कर लो। तो रेरा के उस पर अप्रूवल्स पड़ा होगा कि वो एलडीए का अप्रूवल पड़ा है, एक आवास विकास का पड़ा है, एक जिला पंचायत का पड़ा है। वो अप्रूवल्स आप वहाँ चेक कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एलडीए से होना चाहिए कि आवास विकास से होना चाहिए। और ये अप्रूवल्स का काम तो बिल्डर अपने एंड पे देखता है, हमें तो उसके बाद की चीज़ें वेरीफाई करनी रहती हैं। सर, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें खरीदते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे कि उन्हें किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए? एक्चुअली रियल इस्टेट पे परचेजर्स की कई कैटेगरी है। कुछ एंड यूजर्स हैं जिनको रहने के लिए घर चाहिए, कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रखते हैं, कुछ जो ट्रेडिंग करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही उनका काम है। तो सबकी अपनी अलग अलग क्राइटेरिया है। एंड यूजर्स के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में चाहिए, रेडी टू पोजेसन प्रॉपर्टी में जाइए और जो रेरा अप्रूव्ड हो उसी में जाइए। आप एंड यूजर्स के लिए वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रहती है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप जाते हैं तो एज ए इन्वेस्टर आप ये देखिए कि लीगल चीज़ें, बिल्डर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है। तो बिल्डर का बैकग्राउंड या बिल्डर की चीज़ें किस मतलब स्टेबिलिटी क्या है बिल्डर की, वो चेक करके आप फिर उनके प्रोडक्ट पे हाथ लगाना चाहिए। सर, जो रेरा का रेगुलेटर का रियल एस्टेट के बायर्स पर, ट्रेडर्स पर और डेवलपर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? रेरा आ जाने के बाद तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ़र्क आया, बहुत बड़ा ही प्रभाव रहा है इसका। पहले एज ए इन्वेस्टर या कस्टमर अगर हम जाते थे कोई चीज़ परचेज करने या कस्टमर हमारे पास आता था तो बिल्कुल ब्लाइंड था, उसको समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सी चीज़ जेन्युइन नहीं है, कहाँ पे हमें लगाना चाहिए पैसा, कहाँ पे प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेकिन रेरा आने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हमें कुछ नहीं पता, तो रेरा अवेयरनेस इतनी अच्छी हो गई है, अथॉरिटी ने भी अच्छा काम किया है, ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ हो गई। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से जाके वो सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकता है। तो एक रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन हुआ है इस इंडस्ट्री में रेरा आने के बाद। सर, आपने अभी तक बताया कि आपने लोगों ने काफ़ी टाइम से ये काम स्टार्ट किया, तो अभी तक कितने लोगों को इससे प्रॉफिट हुआ है या कभी किसी को इससे शिकायत हुई है? क्योंकि अक्सर एलडीए से संबंधित लोगों को शिकायत होती है, तो ऐसे में आप लोगों के को लेके किसी को अभी तक शिकायत का कोई मौका मिला है? हालांकि हम लोगों की कोशिश यही रही है कि हमारे को लेके या हमारी फर्म को लेके किसी को शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि हमारी शिकायत ही थी, उसी को ओवरकम करने के लिए हमने इस सेक्टर में कदम रखा। तो हमारा तो मेन फोकस यही रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम ऐसे प्रोडक्ट बिल्डर का प्रोडक्ट बेचें जो सारी चीज़ें क्लियर्ड हों, लीगली क्लियर हो। तो किसी भी कस्टमर को हमने आज तक टचवुड मौका ही नहीं दिया कि वो कंप्लेन कर सके कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट करा दिया, गलत जगह हमें परचेज करा दिया प्रॉपर्टी। तो हम लोग प्रोडक्ट बेचते समय एक खास ध्यान रखते हैं कि चीज़ें लीगल क्लियर हों और कस्टमर के साथ हम लोग फेयर और ऑनेस्ट रहते हैं। तो टचवुड ऐसी शिकायत का मौका तो अभी नहीं मिला कस्टमर से। सर, रियल एस्टेट में संगठन क्षेत्र का एक दर्जा होना चाहिए, कहते हैं कि बजट में अगर प्रावधान होने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये तो हम लोग भी कई दिनों से इस चीज़ में डिस्कशन में है और हम लोगों का भी मानना है कि हम लोग जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं या बिल्डर्स हैं, इस सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक पहचान मिलनी चाहिए।
उसका एक हमें क्या अभी नुकसान हो रहा है अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कि देखिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है रियल इस्टेट, बहुत बड़ा टर्नओवर है इस सेक्टर में। लेकिन अगर हम कहीं लोन लेने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो बैंक की कैटेगरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो हमारी कहीं न कहीं हमारी बिजनेस में इसमें ग्रोथ में हमारे फ़र्क पड़ता है हमें फंडिंग की वजह से। तो अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का दर्जा मिल जाता है इसको तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे, फिर बिजनेस ग्रोथ में भी चीज़ें बैंक फंडिंग वगैरह मिल जाएगी तो उससे सहूलियत होगी बिजनेस को ग्रो करने में। सर ट्रेडर्स के लिए जीएसटी को लेके आपकी क्या राय है? रियल इस्टेट ट्रेडर्स के लिए जीएसटी नॉर्मल सर्विस इंडस्ट्री की तरह हमारी जो कैटेगरी है सर्विस कैटेगरी है, तो रियल इस्टेट में हमारे पर्टिकुलर ट्रेडर्स के लिए तो बहुत फ़र्क नहीं है। बाकी सेक्टर्स में जैसे जीएसटी का हमारे यहाँ भी सर्विस इंडस्ट्री है तो उससे हमारे बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री हमें बिल्डर से जैसे पैसा मिलता है जीएसटी ऐड करके हम फर्दर आगे जीएसटी ऐड करके देते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री जो बाकी सेक्टर्स में जीएसटी का इफेक्ट है वही हमारी इंडस्ट्री में भी है। इस समय अगर कोई प्रोजेक्ट हो आपके पास या इन्वेस्टमेंट के लायक हो तो आप लोगों को आप बाकी लोगों को अपना कौन सा प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे इसके लिए? अभी आज की दौर में तो देखिए इन्वेस्टर धीरे धीरे मार्केट में कम हो रहे हैं, अब एंड यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। तो अभी मार्केट में हमारे कई प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। अगर लखनऊ में बात करें तो अभी एल्डिको के कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, कुछ और बिल्डर्स के रिश्ता का चल रहा है गोमती नगर एक्सटेंशन वगैरह में। बाकी हमारे लखनऊ से बाहर गोवा में हमारा हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। एक दपोली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, दपोली तहसील है, वहाँ पे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इन जगहों पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है अभी। सर अक्सर देखा जाता है जो बिल्डर्स होते हैं या जो कंपनियां होती हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, स्टार्टिंग तो सही रहता है, रेंज वगैरह भी वो प्रेफर कर देते हैं, सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद उन चीज़ों को लेकर शिकायत शुरू हो जाती है लोगों को। तो ऐसे में आप लोगों का क्या रहता है कि आने वाले टाइम पे भी किसी तरह की कोई शिकायत ना हो लोगों को हमसे? देखिए मार्केट में तो हर लेवल के प्लेयर्स हैं, बिल्डर्स हैं। जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं, जो रिनॉन बिल्डर हैं, वो एट अ टाइम ऑफ बुकिंग ही वो सारी चीज़ें प्राइस लिस्ट में अपने क्लियर करके चलते हैं कि आपकी बेसिक सेल प्राइस ये होगी, अदर डेवलपमेंट चार्जेज होंगे, तो उसमें उनके साथ डिस्प्यूट होने का चांसेस नहीं रहता है। कुछ बिल्डर्स होते हैं जो चीज़ों को हाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ पोजेसन, चीज़ों को जब सामने रखते हैं तो कस्टमर फिर इरिटेट होता है, गुस्सा होता है कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी। तो हम लोग तो प्रीफर करते हैं और हम जिस बिल्डर के साथ एसोसिएट हैं वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही आपको बता दिया जाता है कि बेसिक सेल प्राइस है, डेवलपमेंट चार्ज है, ये तब लिए जाएंगे, पोजेसन होगा तब लिए जाएंगे। तो उसमें ऐसा डिस्प्यूट का इशू नहीं होता है। चीज़ें जब हमारे एंड से या बिल्डर के एंड से हाइड करके कस्टमर के सामने रखी जाती हैं तब फिर वो डिस्प्यूट का पॉइंट बनता है बाद में। जी, और क्योंकि आपने बताया कि क्योंकि आपका ही पहला ये सपना था अपना लेने का, उसके बाद आपने धोखा खाया, उसके बाद ये फिर से इस फील्ड में आए, तो जाहिर सी बात है आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में और ऐसी कोई बातें बताएं जो लोगों को ना पता हो। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, इससे ज़्यादा मैं जिस पर्पज़ के लिए इस सेक्टर को चुना है, जिनकी सेवाओं के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी कंपनी में, तो हमारी कंपनी का, हमारी टीम का मेन मोटिव ये रहता है कि किसी भी क्लाइंट को जो चीज़ हम लोग बताएं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं कि कस्टमर को बुरा ना लग जाए या कस्टमर को ये चीज़ लुभावनी चीज़ बता दें तो अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, कस्टमर को आप सही चीज़ बताइए, फैक्ट रखिए सामने और आप उसके प्रति ऑनेस्ट रहिए, उसको कोई कहीं से चीटिंग मत करिए, तो अपने आप चीज़ें बिजनेस ग्रो होता है, पैसा अपने आप आता है। तो हम लोगों का पहला फोकस ये रहता है कस्टमर को जेन्युइन चीज़ बताई जाए और सामने रखी जाए उनके। और सबको मैं ही सजेस्ट करता हूँ, जो भी भाई बंधु हमारे साथ हैं, हमारे सेक्टर में हैं, आप कस्टमर पर से ऑनेस्ट रहिए, वो फिर कस्टमर आपको रिकग्नाइज करेगा, आपके साथ तो जुड़ा रहेगा, अब आपका बिजनेस ग्रो कराता रहेगा समय टू समय। जी सर, हम चाहेंगे आप अपने फैमिली के बारे में या जहाँ से आप आए हैं वहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बेसिकली मैं तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं हाई स्कूल वहीं से पास किया, फिर इंटर में इलाहाबाद से किया, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मैंने लखनऊ से ही किया। लखनऊ से इंजीनियरिंग करने के बाद यहीं पे जॉब भी मैंने किया। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, परिवार में कुछ सरकारी जॉब्स में हैं, बेसिकली हम लोग फार्मर हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है खेती का रहा है, हमारे दादा परदादा सब लोग खेती करते रहे। अब इस जनरेशन में हमारे पिताजी के लोग भाइयों में अब सब लोग जॉब में आ गए, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग सिंपल एक किसान परिवार से आते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने दम पे हम लोग कुछ करें अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए।
जी सर, आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, जिस सेक्टर से, उसमें ये है कि आप लोग सपनों को बुनते हैं। लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने लिए घर बनाते हैं, उन पे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी पीढ़ियां भी। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जीवन भर की कमाई आप लोग के पास आती है, तो मतलब ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिन लोगों से बचे रहे ऐसे ठगों से? जैसे आपने बात की सपनों की, तो हमारी कंपनी की टैगलाइन देखेंगे तो उसमें है कंस्ट्रक्टिंग ड्रीम्स। हम लोग सपने बुनते हैं, हम उसको जो है सच करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग रियल इस्टेट में जो एंड यूजर्स हैं, आज भी जो है 60 to 70% एंड यूजर ही है मार्केट में, जिसको जीवन में 1 या 2 ही मकान बनाना है। तो पूरी प्लानिंग करके हम लोग तो डील कर रहे हैं, तो कस्टमर आता है भाई हमारी एक पहली प्रॉपर्टी होगी, तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि आप कस्टमर को, क्योंकि वो डेली ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, डेली परचेज नहीं कर रहा है, तो उसको कई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता है कि क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। तो एज ए एडवाइज़र, एज ए ब्रोकर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसको एक एक पॉइंट वाइज, सर इस प्रॉपर्टी में ये चीज़ है, उसको सारी चीज़ बता के उसको एजुकेट भी करके कि सर ये सर लीगल पॉइंट्स चेक करके मैं आपको दे रहा हूँ, या प्रॉपर्टी में ऐसा ऐसा है, तब उसका कॉन्फिडेंस बनता है। और कस्टमर्स को भी चाहिए कि आप जिससे डील कर रहे हैं, जिस बिल्डर के पास जा रहे हैं, जिस हमारे एजेंट भाई के पास जा रहे हैं, वो आप क्वेश्चन करें, आप जो डाउट है विदाउट एनी हेजिटेशन आप रखें सामने। अगर वो बंदा सही है और बंदा जेन्युइन है, तो उसको जस्टिफाई करेगा, बताएगा, जेन्युइन चीज़ उसको आपको सामने रखेगा। तो उसमें आप हेजिटेट न करें, चीज़ों को परखें। और रेरा की वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक कर लें, एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन है, बिल्डर का भी रजिस्ट्रेशन है, तो इससे काफ़ी हद तक आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, आपकी कंपनी को ढेर सारे अवार्ड भी मिले हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो हम जानना चाहेंगे आप उन परफॉर्मेंस के बारे में, उन अवार्ड्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ कैसी रही आपकी कंपनी की अभी तक की जर्नी, और आगे का आप लोगों का क्या मोटिव है? हम लोगों ने जब 2012 में स्टार्ट किया, मार्च 2012 में हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, तो हम लोग उसमें बिल्कुल नए थे, हमारे लिए भी फील्ड नई थी, रियल इस्टेट का आर भी नहीं पता था। हम तो इंजीनियर और हमारे पार्टनर जो है वो सेल्स में थे डाबर में, दोनों लोगों ने स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने लिमिटेड बिल्डर्स के साथ ही काम स्टार्ट किया, DLF लिमिटेड है उसके साथ स्टार्ट किया, लखनऊ में नया प्रोजेक्ट आया था, MR इंडिया लिमिटेड था, वो 2 प्रोजेक्ट थे जिनके साथ हम लोगों ने अच्छा काम किया। और टचवुड DLF में हम लोगों ने फोकस्ड होकर काम किया, अच्छा काम किया, तो DLF से हमारे कुछ अवार्ड्स आए हैं, उन्होंने हमें रिकगनाइज किया और अच्छा काम किया DLF के साथ। अभी लोधा के साथ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं लखनऊ में, रिश्ता के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। और मोटिव यही है, देखिए मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ें और उनकी ग्रोथ, उनका नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ अपने आप होगी, हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो मोटिव ऐसा बड़ा हम लेके नहीं चले हैं, लेकिन टारगेट यही है कि हमेशा हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहें अपने क्लाइंट्स के साथ, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती ही रहेंगी। उम्मीद है कंपनी को और कितना बढ़ाने का मोटिव है आपका? आपने बताया कि महाराष्ट्र में चल रहा है, लखनऊ में है, और कहाँ कहाँ आप अपनी फर्म खोलना चाहते हैं? ड्रीम्स तो सबके बड़े होते हैं, और मेरा भी है कि कम से कम तो इंडिया में हम जो A ग्रेड और B ग्रेड सिटी हैं वहाँ पे तो हम अपना काम बढ़ाएं ही। अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है, महाराष्ट्र पहुँचे हैं, गोवा पहुँचे हैं, हरियाणा पहुँचे हैं, यूपी में हैं ही। धीरे धीरे इसको टारगेट करके उम्मीद है कि जो B ग्रेड सिटी है एटलीस्ट वहाँ तक तो सारी शहरों में हम लोग अपनी प्रेजेंस बढ़ा लें। जी सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि उनके सपनों का महल वो खरीदते हैं अपने जीवन भर की पूंजी लगा के, तो ऐसे में आपकी दी कोई जानकारी इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। आज की शख्सियत में आप मिले SR ब्रोकर LLP के MD इंजीनियर सियाराम सिंह से, जिन्होंने सपनों को कैसे बुना जाए और आप अपने जीवन भर की कमाई अपने उन सपनों में लगाते हैं, उसको कैसे सावधानी पूर्वक लेकर चले ताकि आपके पैसे खराब ना हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अहम जानकारियाँ दी। तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें हमारे शख्सियत प्रोग्राम से।